हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 का। जो आगे चैप्टर हमारा बाकी है, जैसे हमने अभी तक 2 पार्ट्स में हमने पढ़ लिया है, 2 हेडिंग हमारी ख़त्म हो गई है। अब तीसरी हेडिंग थर्ड पार्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो थर्ड हेडिंग हमारी है क्रांतियों का युग 1830 1830 से लेकर 1848 तक की कहानी इसमें दी गई है। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्था ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। मतलब रूढ़िवादी जो व्यवस्था थी धीरे धीरे अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश करने लगी। तो यूरोप में क्या हुआ कि अनेक क्षेत्र में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखे जाने लगा। एक तरह से वो क्रांति बन गई। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व उदारवादी के राष्ट्रवादी ने किया, जो शिक्षित मध्यवर्ग विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार के लोग, मध्यवर्ग के लोग शामिल थे। ये सारे लोग मतलब देखा जाए तो सब शिक्षित लोग थे। तो शिक्षित लोग थे तो ये तो चाहेंगे कि समानता मिले, सबको स्वतंत्रता, सबको समानता मिले, कोई किसी में फ़र्क ना हो, सबकी बराबरी का वो हक रहे और सबको एक तरह से आज़ादी दी जाए। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बोर्बो राजा जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। अब जो बोर्बो राजा थे वापस आए थे, उनको फिर क्रांतिकारियों ने क्या किया, उखाड़ के फेंक दिया, हटा दिया। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापित किया। उन्होंने स्थापना की एक जो संवैधानिक मतलब संविधान के तौर पे जो चलता हो, जिसके सामने सभी लोग बराबर हों, ऐसे राजतंत्र की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? लुई फिलिप, जिसको अंडरलाइन कर लेना। मैटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। इसको हाईलाइट कर लेते बेटा। जुलाई क्रांति से बैटशल में भी विद्रोह भड़क गया, जिनके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। अब यूनाइटेड किंगडम क्या हो गया? नीदरलैंड से अलग हो गया। कौन सा विद्रोह भड़का था? जुलाई क्रांति में जो क्रांति भड़की, उसके हिसाब से ये अलग हो गए उसके बाद से। और ये वाली लाइन ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि मैटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी। ये टिप्पणी जो है मैटरनिक ने की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। कि फ्रांस अगर छींके फ्रांस में अगर जरा सा भी कोई बात हो तो पूरे यूरोप में तब हड़कंप मच जाता है। और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम किससे अलग हो गया था? नीदरलैंड से अलग हो गया था। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। अब यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसने क्या किया कि यूरोप के शिक्षित वर्ग को पूरा ही एक तरह से उभार दिया, राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर पैदा कर दी। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। 15वीं सदी से ही क्या था, ये यूनान जो था ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 से आरंभ हो गया। अब यूरोप में जो क्रांति हुई वो 1821 से शुरू हो गई। यूनान में राष्ट्रवादियों के निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनान संस्कृति हेलेनिज्म के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर फ्रांस की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया।
यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे राष्ट्रवादियों को निर्वासन यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृत हेलेनिज्म के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अब कवि कलाकारों को क्या है कि यूनान कवि जो कलाकार थे और कवि वगैरह थे, इन्होंने क्या किया कि यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया। जो यूनान था उसे यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया, तो इसको भी अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। तो ये भी अंडरलाइन कर लेना, जो अंग्रेजी कवि हैं। ये एक एक छोटे छोटे सवाल पूछता है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है कि मतलब कि ये जो वाक्य है किसने कहा था, क्यों कहा। जैसे हो गया तुम्हारा ये जो कहता है कि अभी हाईलाइट हमने किया था ना, ये रहा, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये सारे टॉपिक है बीच बीच में आते हैं। जब बुक अच्छे से पढ़ोगे तभी जाके जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो तुम्हें पता लगेंगे, अलग से जो एग्ज़ाम में बोर्ड में पूछता है वो सारे अच्छे से तुम्हें पता लग पाएंगे कि मतलब कहाँ से पूछा। नहीं तो बच्चे यही करते हैं कि मतलब कि कहते बाहर से पूछ लिया, लेकिन कभी बुक सही से पढ़ते नहीं है। सपोर्ट मटेरियल मिल जाता है, उसको भी पूरी तरह से नहीं पढ़ते और उसमें शॉर्ट में ही दिया होता है, जिसकी वजह से उन्हें सारी जानकारी नहीं मिलती। तो यहाँ से पढ़ने से हमें पूरी जानकारी मिलती है, इसलिए बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अंततः 1832 की कुस्तुतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। अब यहाँ पे देखो दे रखा, 1832 में कौन सी संधि हुई थी? कुस्तुतुनिया की संधि हुई थी। अब आगे चलते हैं। कुस्तुतुनिया की संधि ने यूनान को एकमात्र राष्ट्र की मान्यता दी थी। अगली हेडिंग हमारी है रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृत ने एक अहम भूमिका निभाई। राष्ट्र के निर्माण में एक संस्कृति ने जो क्या है कि इनकी अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियाँ, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवाद भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। जो इनकी संस्कृति थी राष्ट्र निर्माण में, बहुत ज़्यादा उनको सहयोग मिला। इससे अंडरलाइन कर लो इसको भी। अब जैसे यहाँ देख सकते हो जो किस्से कहानी बनाए उन्होंने, अलग अलग किस्से बना के, जैसे बहुत लोगों को नहीं समझ में आता, नहीं पढ़े होते, तो वो कहानियाँ सुन लेते हैं गानों से, नाटक से। तो अलग अलग मतलब कला काव्य के जरिए उन्होंने क्या किया, इसको राष्ट्रवाद को प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश की थी। आए हम रूमानीवाद को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क, यहाँ देखो ये दे रखा कलाकारी, और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उनकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। मतलब विज्ञान के मंडल की आलोचना करने लगे और उसके बाद इन्होंने अपनी जो भावनाओं थी, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर इन्होंने जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अस्तित्व को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। मतलब सबको मिक्स के मिल के मतलब सब एक राष्ट्र आधार बनाए। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड जैसे रूमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। दास वॉल्क राष्ट्र
वॉल्गेस्ट की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्य और लोक नृत्यों में से प्रकट होता है। तो ये सच्ची आत्मा का अगर पूछता है तो कहाँ से प्रकट होता है? राष्ट्र के सच्ची आत्मा जो कि लोकगीतों से प्रकट होता है। किसी भी राष्ट्र के, किसी भी राज्य की लोकगीतों से ही वहाँ की चीज़ों में पता लगता है कि वो जो गाने गाते हैं तो उसमें मतलब अपने जगह की, एक क्षेत्र की क्या करते हैं, मतलब सारा डिटेल बताते हैं, समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए लोक सांस्कृतिक के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। स्थानीय बोलियों पर और स्थानीय लोक साहित्य पर एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था। कह रहे कि जो पुरानी परंपरा थी उसे कह रहे कि यहाँ तक लाना ही नहीं था, बल्कि ज़्यादा लोगों तक क्या करना था, इन्हें संदेश पहुंचाना था। जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे, खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। किसका विभाजन किया था? पोलैंड का विभाजन कर दिया था। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। कह रहे स्वतंत्र नहीं था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने क्या किया कि जो संगीत है और जो इनके कार्यक्रम थे, भाषा थी, उसके जरिए राष्ट्र भावना को क्या क्या जीवित रखा गया। मसलन कैरोल कुर्पिस्की ने राष्ट्रीय संघ का अपने ओपेरा और संगीत में गुणगान किया और पोलेनेस और माजुरक्का जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। अब ये सब चीज़ें थी जो इसने क्या किया था, राष्ट्र प्रतीकों में बदल दिया था। इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। राष्ट्रीय भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों में बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। अब जैसे कि जिस रूस वालों ने जहाँ जहाँ कब्जा किया था उन्होंने वहाँ की भाषा को हटा के, जैसे पोलिश भाषा को हटा के उन्होंने क्या किया था, रूसी भाषा को ज़बरदस्ती वहाँ पे लागू किया गया था। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, इसको अंडरलाइन कर लेना, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। अब ये विद्रोह तो हुआ था, उसके बाद इसे क्या कर दिया गया, कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। उसके सदस्यों ने क्या, एक भाषा को हथियार बना लिया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। अब इन्होंने जो भाषा को अपनाया तो इसके बाद इन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सज़ा देते हुए साइबेरिया भेज दिया। अब उन्हें सज़ा देके कहाँ, साइबेरिया भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया। वो अपनी पोलिश भाषा को प्रचार करते थे, उसका प्रचार करते थे, ना कि रूसी भाषा को। इसीलिए जो रूसी लोग थे उन्होंने उन्हें उठा के पादरी वर्ग को दूसरी जगह भेज दिया। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। अब यहाँ क्या हो गया कि ये संघर्ष में उसे देखी जाने लगी कि ये भाषा जो है, पोलिश भाषा है, जो रूसियों का संघर्ष है, इसलिए उन्होंने इसको अपनाया। अब यहाँ देखते हैं बॉक्स में, ग्रिम बंधुओं की कहानी, लोक कथाएँ और राष्ट्र निर्माण। यहाँ ग्रीस बंधु हैं यहाँ पे, तो ग्रिम्स उनकी कहानी है। ग्रिम्स फेयरटेल्स एक जाना माना नाम है। जैक ग्रिम और विल्हेल्म ग्रिम बंधुओं का जन्म क्रमशः 1785 और 1786 में जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ था। जिस समय ये दोनों भाई कानून की पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय उन्होंने शौकिया तौर पर पुरानी लोक कथाएँ इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। वे 6 साल तक गांव-गांव जाकर यही काम करते रहे। वे लोगों से बात करते थे और पीढ़ी से चली आ रही जो भी लोक कथाएँ उनकी जानकारी में आती उसे लिख कर रख लेते थे। ये कहानियाँ बच्चों और बड़ों में समान रूप से पसंद की जाती थी। 1812 में उन्होंने इन कहानियों का पहला संग्रह प्रकाशित किया। बाद में दोनों भाई
उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए। अब ये क्या कि 1812 में इन्होंने अपना पहला संस्करण प्रकाशित किया, जो कहानियाँ सारी इकट्ठा करके लाए थे। अब जैसे सपोज जैसे दादी नानी होती हैं, इनकी जो कहानियाँ होती हैं हर जगह नहीं होती, बहुत से गांव देहात में चले जाओ तो उनकी अलग अलग कहानियाँ होती हैं, वो सब क्या होती है, लिखित रूप में नहीं होती हैं। तो अब जो है कि वो सारी क्या हो गई, इन्होंने जा के पुरानी कहानियाँ लिख के इन्होंने उसका प्रिंट बना दिया, एक बुक बना दी, बुक टाइप में, और उसका संस्करण निकला, जो मतलब बुकें निकली। उसके बाद इन्होंने क्या, सक्रिय राजनीति में इन्होंने अपना योगदान दिया। बाद में दोनों भाई क्या हो गए, राजनीति में आ गए। प्रेस की स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने विशेष रुचि ली। अब भाई इनकी बुक छपी हुई थी, अगर प्रेस स्वतंत्र रहेगा तभी तो इनकी बुकें ज़्यादा बिकेगी। इसी बीच उन्होंने 33 खंडों में जर्मन भाषा का शब्दकोश भी प्रकाशित किया। अब उन्होंने जर्मन भाषा का शब्दकोश भी प्रकाशित कर दिया। ग्रिम बंधु फ्रांस के वर्चस्व को जर्मनी संस्कृति के लिए खतरा मानते थे। जो ये फ्रांस का वर्चस्व था, जर्मनी संस्कृति के लिए इन्हें क्या हो गया, खतरा मानते थे। उन्हें लगता था कि ये खतरा है। उनको विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथाएं इकट्ठा की हैं वे विशुद्ध और सच्ची जर्मन भावना की अभिव्यक्ति है। लोक कथाएं इकट्ठी करने और जर्मन भाषा को विकसित करने के अपने प्रयासों को वे फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध करने और एक जर्मन राष्ट्रीय पहचान गढ़ने की व्यापक योजना का हिस्सा मानते थे। कहते थे मतलब ये जो कहानियाँ हैं जो इकट्ठा कर रहे हैं, ये जर्मन की भावना के हिसाब से है, उनकी मतलब इच्छा से है। अगली हेडिंग है भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। अब क्या 1830 के दशक में क्या हुआ, जनसंख्या बहुत तेज़ी से वृद्धि होने लगी। ज़्यादातर देश में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक हो गई। अब जितना रोजगार था, जब जनसंख्या ज़्यादा होने लगी तो क्या रोजगार कम था और जनसंख्या ज़्यादा थी, तो इससे रोजगार सबको नहीं मिल सकता था। ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। अब इंग्लैंड से जो कपड़े आते थे वो सस्ते होते थे और यहाँ पे जो बनते थे वो महंगे होते थे, इसलिए लोग उसे कम खरीदते थे। इससे इनों की मतलब कि बिक्री नहीं होती थी और बहुत ज़्यादा परेशानी में हो गई। आर्थिक संकट बढ़ने लगा इनका। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग से ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी। और कपड़े उद्योग से सबसे ज़्यादा उन्हें क्या मुसीबतें आ रही थी, कपड़े सस्ते मिल रहे थे वहाँ के बने हुए, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। कुछ ही क्षेत्रों में क्या मशीनें थी, बाकी क्या सबसे ज़्यादा घरों में और छोटी छोटी कारखानों में हुआ करता था, जहाँ की उनकी भाई क्या कहते हैं कि अगर थोड़ा काम करेंगे तो उनकी जो लागत होती थी ज़्यादा होती थी, उस हिसाब से थोड़ा महंगा पड़ता था। लेकिन और जो बड़े पैमाने पे उद्योग होते थे उनमें क्या है कि सस्ते पड़ते थे, तो वहाँ से इंग्लैंड से लाके वो बेचते थे, जिसकी वजह से वो सस्ते पड़ते थे तो लोग इन्हें कम खरीदते थे। जैसे अगर इंडिया का मान लिया जाए तो खादी का यहाँ महंगा पड़ता है और बाहर से जो कपड़े बन के आते थे वो सस्ते होते थे। यूरोप में उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे जा रहे थे। जो किसान, जहां सामंती वर्ग अभी भी चलता था, तो वहां पे क्या होता था, कुलीन वर्ग जो सत्ता में था जहां पे, वहाँ पे जो किसान थे उन्हें आज भी क्या कि बोझ जिम्मेदारियाँ थी, टैक्स देना पड़ता था उन्हें, आज भी उन्हें समस्या ही थी क्योंकि वो तो सत्ता में थे। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गांव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। जैसे कभी फसल खराब हो गई, कोई समस्या आ गई तो क्या होता था कि गरीबी बहुत ज़्यादा स्तर पे बढ़ जाती थी। यहाँ देख लो, ये चित्र में दिखाया गया कृषक विद्रोह। इन्होंने 1848 में ये किसानों का विद्रोह हो गया था। उसके बाद यहाँ चलते हैं, 1848 ऐसा ही एक वर्ष था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। जब खाने पीने को नहीं रहेगा तो लोग सड़कों पर आएंगे। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर
मजबूर किया गया। राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया। पहले जो कि 21 साल से ऊपर के जो पुरुष थे उन्हें मताधिकार दे दिया गया। पहले खाली अमीर लोगों को था, लेकिन बाद में अब धीरे धीरे यहाँ पे 21 वर्ष के सभी लोगों को मिलने लगा। काम के अधिकारों की गारंटी दी गई। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। अब जब इन्होंने बेरोजगारी से और भूख से आके इन्होंने दंगे कर दिए, तो उसके बाद सरकार ने क्या फैसला लेना शुरू किया कि गणतंत्र की घोषणा कर दी और उन्होंने 21 वर्ष से लेकर सभी लोगों को वोट डालने का हक दे दिया, रोजगार की गारंटी दी और कारखाने, राष्ट्रीय कारखाने भी स्थापित करने की बात की। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने ऊन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब क्या हुआ कि वहाँ पे जो बुनकर लोग थे, ऊन के ठेकेदारों से जो ऊन खरीदा करते थे, तो उन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम देते थे। जैसे ऊन दे दिया करते थे और उसको बना के वो दिया करते थे, बुनकर जो होते थे वो कपड़ा वगैरह निर्माण करके दिया करते थे, उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती थी। पत्रकार विल्हेम वॉल्फ ने सिलेसिया के एक गांव की घटना इस प्रकार बयान की है। इन गांवों में 18,000 आबादी वाले, इन गांवों में जहाँ पे 18,000 आबादी थे, सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा के बुनकर थे जो कि सूती कपड़ा बुना करते थे। श्रमिकों की हालत खस्ता है। काम के लिए बेताब लोगों का फ़ायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमत गिरा दी। अब जहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या कि मजदूरी भी सस्ती हो जाएगी। बहुत लोग एक काम को कोई 10 रुपये में कर रहा है तो कोई कहेगा हम 8 रुपये में ही कर लेंगे, तो ये हाल हो गया था। तो यहाँ पे ज़्यादा लोग कम से कम दाम पे काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घर से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पहुंची। वे ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। उनके साथ भी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकी दी गई। इसके बाद यह भीड़ घर में ज़बरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियों, फर्नीचर और चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीज़ें तोड़ डाली। मतलब महंगी चीज़ें जो तो थी वो सब तोड़ डाली। जितना आलीशान था, शानो शौकत थी, सब तोड़ ताड़ के उन्होंने बराबर कर दिया। एक अन्य गुट ने भंडार गृह में घुसकर कपड़े के भंडार को लूटकर उसे तार कर दिया। मतलब और दूसरा ग्रुप क्या हुआ, जहाँ पे स्टोर था कपड़ों का, वहाँ पे घुस के उन सबको लूट लिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में भाग गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव ने शरण देने से इनकार कर दिया। अब वो भाग के तो गया, लेकिन दूसरे गांव में भी क्या है, व्यक्तियों ने उसे शरण देने से मना कर दिया। वह 24 घंटे बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। अब इसमें आपसी टकराव होने लगा। जब सैनिकों को बुलाया तो उसमें जो बुनकर थे, किसान वर्ग थे, उसमें से 11 लोगों को गोली मार दी गई थी, लग गई थी गोली। इसके बाद अगली हेडिंग हमारे 1848 उदारवादियों की क्रांति। अब आ गई उदारवादियों की क्रांति। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से ग्रसित किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उनके समांतर पढ़े लिखे मध्य वर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी। अब इधर जो भूख से, बेरोजगार से लोग विद्रोह कर रहे थे और उधर मध्य वर्ग के जो पढ़े लिखे लोग थे उनकी भी अपनी एक क्रांति चल रही थी। फरवरी 1848 की घटना से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राजा अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्यवर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ा। अब संविधानवाद को क्या किया, वहाँ के स्त्री पुरुषों ने, मध्यवर्ग के सब ने क्या किया कि राष्ट्रवाद एकीकरण के मांग पे जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फ़ायदा उठाया। अब यहाँ पे दंगे तो हो ही गए थे, उन्होंने बस उसी में क्या कहते हैं, आग लगी हुई थी, थोड़ा सा पेट्रोल डाल दिया, घी डाल दिया, आग में घी डालने का काम कर दिया और इनका भी काम हो गया। और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया
और राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित थी। जर्मन इलाके में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। अब इन्होंने क्या है कि एक जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठन मिलकर इन्होंने फ्रैंकफर्ट शहर में, कौन सा शहर था, फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर उन्होंने सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में वोट डाल दिया। 18 मई 1948 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुआ। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। अब राजा जो था उसके विरोध में चला गया, उसे वो सम्मान नहीं चाहिए था क्योंकि राजतंत्र जहाँ था अब उससे छीन लिया गया सब। तो वहाँ पे वो क्या हो गया, एक तरह से गणतंत्र का गुलाम ही हो गया। जब तक सब कहेंगे तभी जाके वो कर सकता, अपनी वाली नहीं चला सकता था, तो उसे नहीं पसंद था और उन राजाओं के सपोर्ट में हो गया जो राजतंत्र के सपोर्ट में थे। जहाँ कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, जहाँ क्या हो गया, विरोधी थे और उनके साथ मिल गए राजा, तो यहाँ पे कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया। वहीं संसद का सामाजिक आधार कमज़ोर हो गया। संसद में मध्य वर्ग का प्रभाव अधिक था। उन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अब इन्होंने जो मध्य वर्ग था इनका विरोध करने लगे तो इससे क्या हुआ, उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हो गई। अब इन्होंने सैनिकों को बुलाया और असेंबली क्या की, भंग कर दी। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। अब महिलाओं को भी अधिकार, पुरुषों को तो 21 वर्ष से ऊपर सबको अधिकार मिल गए थे, लेकिन महिलाओं को भी अधिकार चाहिए था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से जुड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। अब उसमें शामिल होने लगी, उन्होंने अपनी बैठक शुरू कर दी। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान, ये देख सकते हैं ये असेंबली है पूरी, असेंबली के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। फिर भी इतना सब करने के बाद भी उन्हें क्या कि वोट देने का अधिकार नहीं मिला। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घ में खड़े होने दिया गया था। तब उसमें सिर्फ महिलाओं को वहाँ पे प्रेजेंट होने का खाली आदेश दिया गया था कि वो वहाँ पे खड़ी होकर सारी चीज़ सुन सकती हैं। हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कायम हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। ये जो रूढ़िवादी व्यवस्था थी उदारवादी को ये तो दबा ले गई, लेकिन क्या है कि पुरानी जो उनकी व्यवस्था थी वो कायम नहीं कर पाए। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। अब उन्हें समझ में आने लगा कि अपनी वाली नहीं चला सकते, अब उदारवादी और राष्ट्रवादी क्रांतियों को हम सपोर्ट करके ही, उनको छूट दे के, उनकी बातें मान के ही हम इसको समाप्त कर सकते हैं, वरना विरोध और बढ़ेगा। 1848 के बाद के वर्षों के मध्य और पूर्व यूरोप की निरंकुश राजशाही ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिम यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकारी वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की, हालांकि इसमें निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का सत्ता ही साफ हो गया था। अभी इनकी जो प्रभुत्व वाली सत्ता थी वो खत्म हो चुकी थी। अब हम थोड़ा सा वो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है साइड में, ये बॉक्स।
स्वतंत्रता और समानता का महिलाओं के लिए क्या अर्थ था? उदारवादी राजनीतिज्ञ वेल्कर ने, जो फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, निम्नलिखित विचार व्यक्त किए। कृतिक ने पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कार्य करने के लिए निर्मित किया है। पुरुष जो ज़्यादा ताकतवर हैं, दोनों में से ज़्यादा निर्भीक और मुक्त हैं, उसे परिवार का रखवाला और भरण पोषण करने वाला बनाया गया है, और वह कानून उत्पादन तथा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों के लिए है। महिला जो कमज़ोर, निर्भर और दब्बू है, उसे पुरुषों की सुरक्षा की आवश्यकता है। उसका क्षेत्र घर, बच्चों की देखभाल और परिवार का पालन पोषण है। यहाँ पे ये जो हैं महोदय ये बता रहे हैं कि मतलब पुरुष का क्या काम है, पुरुष की एक नेचर क्या होता है और महिलाओं का क्या नेचर होता है, उसके बारे में इन्होंने बताया है कि बाहर के काम ज़्यादा करने पड़ते हैं, ताकतवर होते हैं, वो निडर होते हैं, निर्भर होते हैं, और घर का पूरा मतलब पालन पोषण उन्हें करना होता है। और जहाँ वहीं महिलाओं की बातें करते हैं तो महिला कहते हैं कि कमज़ोर होती हैं, निर्भर होती हैं दूसरों पे, और दब्बू हैं, मतलब एक थोड़ा सा डरती हैं। उसे पुरुष की सुरक्षा की आवश्यकता होती है, और उसका क्षेत्र ज़्यादातर वो घर में, अक्सर देखते हो घर में ही रहती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं और परिवार का पालन पोषण करती हैं। क्या हमें कोई और प्रमाण चाहिए कि इन भेदों के बाद लिंगों में बराबरी केवल परिवार के मेल मिलाप और गरिमा को खतरे में डाल देगी? लुइजे ऑटो पीटर्स 1819 से 1895 एक राजनैतिक कार्यकर्ता थी, जिसने महिलाओं की पत्रिका और तत्पश्चात नारीवाद राजनीतिक संगठन की स्थापना की थी। इसको अंडरलाइन कर लेना। उसके अखबार 21 अप्रैल 1849 के प्रथम अंक में निम्नलिखित संपादकीय छपा आए। हम यह पूछें कि कितने पुरुष जो स्वतंत्रता के लिए जीने मरने के विचारों से ओतप्रोत हैं, सभी लोग, सभी इंसानों की आज़ादी के लिए तैयार होंगे? जब उनसे यह प्रश्न पूछा गया कि वे बड़ी आसानी से जवाब देंगे हाँ। हालांकि उनके अथक प्रयास केवल आधी मानव जाति के फायदे के लिए हैं, यानी पुरुष। मगर स्वतंत्रता तो अविभाज्य है, अतः स्वतंत्रता पुरुषों को परतंत्रता से घिरे रहना मंजूर नहीं होना चाहिए, मतलब दूसरे के अंडर में ये घिरे रहना मंजूर नहीं चाहते। उसी अखबार के एक अनाम पाठक, जिसका नाम ना दिया गया हो, अनाम पाठक ने 25 जून 1850 को संपादक को निम्नलिखित पत्र भेजा। एक पत्र भेजा, लिखा है पत्र में, महिलाओं को राजनैतिक अधिकारों से वंचित रखना वाकई बेतुका और अविवेकपूर्ण है, जबकि उन्हें संपत्ति का अधिकार है जिसका वे इस्तेमाल करती हैं और जिम्मेदारियां भी उठाती हैं। हालांकि उन्हें वे लगभग नहीं मिलते वे लाभ नहीं मिलते जो उसी के लिए पुरुषों को मिलते हैं। यह अन्याय क्यों? क्या यह लज्जा की बात नहीं कि सबसे मूर्ख मवेशी पालक तो मत देने का अधिकार सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह एक पुरुष है, जबकि अत्यंत काबिल महिलाओं को, जो काफ़ी संपत्ति की मालकिन होती हैं, इसी हक से वंचित रह जाती हैं, यद्यपि वह राज्य के रखरखाव में इतना ज़्यादा योगदान देती हैं। कह रहा है कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनको भी क्या होना चाहिए? हक होना चाहिए। बल्कि पुरुष के आधार पे एक जो अनपढ़ गंवार पुरुष है, जो गाय भैंस चराता है, उसको भी क्या है कि मत का अधिकार है, लेकिन एक पढ़ी लिखी अच्छी ओहदे की महिला, उनको अधिकार नहीं है। तो ये गलत है। और ये रहा संसद, जैसा कि दिखाया था पहले भी। और अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नहीं किए हो तो, ताकि वीडियो लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।